तालियों के साथ स्वागत कीजिए समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश जूही सिंह जी का। बहुत धन्यवाद। मैम, सी न्यूज़ भारत के लिए मैं चाहूंगा शुरुआत करने से पहले आप एक लाइन कहें, क्योंकि आज 17वीं वर्षगांठ हम सी न्यूज़ भारत की मना रहे हैं। मैं पवन शर्मा जी को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, और स्पेशली जो आपने रूपरेखा मुझे बताई कि सी न्यूज़ भारत जो है वो ज़मीनी मुद्दों को उठाएगा और उठा रहा है निरंतर। कभी कभी आम आदमी की आवाज़, ज़मीनी मुद्दे, हमारी रोज़मर्रा की दिक्कतें, कठिनाइयाँ खो जाती हैं बहुत बड़े बड़े मुद्दों के शोर पे। तो आपने कठिन रास्ता चुना है और इसीलिए शायद, और मुझे पूरा विश्वास है कि यू विल बी एबल टू मेक दैट चेंज जो और कोई नहीं कर पाएगा। बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। मैम, शुरुआत करते हैं। अब चूंकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, अभी आप सुन रही थी कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी अपनी बात कह रहे थे, क्या लगता है उत्तम प्रदेश बनने से कितना दूर रह गया या वास्तविकता को पकड़ चुका है? सुन रही थी मैं और वो समझ रहे थे कि क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विकास का पहिया 2017 में रुक चुका है। आज भी आप उत्तर प्रदेश के हर कोने में जाएंगे तो वहाँ पर किसका काम दिखता है? अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम दिखता है, काम बोलता है। वो योजनाएं जो उन्होंने शुरू की उन्होंने पूरी की, और ऐसी अन्य योजनाएं जो उन्होंने शुरुआत की और पूरी नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी पूरी करने की कोशिश कर रही है। जहाँ कोशिश नहीं कर पा रही है वहाँ नाम बदल दे रही है, नया नाम दे रही है और जुमलों की बौछार कर रही है। तो सरकार चलाने का ये तरीका जो है वो सही नहीं है, जनता समझती है। आप अभी सुन रहे थे कि कहा गया कि समाजवादी पार्टी का सूफड़ा साफ कर दिया गया। ये लोकतंत्र है, हार जीत यहाँ रहती है और लगी रहेगी। कल आपके पास 2 सीट थी, आज हमारे पास 37 सीटें हैं और गठबंधन में 42 सीटें हैं। तो विकास होगा, विकास हो रहा है और विकास हमने किया है। नारी सशक्तिकरण की बात होती है मैम, फिर ये सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी में कितनी बार प्रदेश अध्यक्ष, कितनी बार समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री, या कितनी बार समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़े बड़े पदों पर क्यों महिलाओं की बात नहीं होती, क्यों महिलाओं की दावेदारी नहीं होती? हर पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहती है। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाती है, ऐसा है नहीं। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनते हैं। हमारा एक बहुत ही सशक्त और लोकतांत्रिक महिला प्रकोष्ठ है। उस महिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और हमारे अन्य कार्यकारिणियों में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है। महिला आरक्षण की हम बात करें तो हम तो कह रहे हैं 2027 में आप लागू करिए, हमें पार्टी में लागू करने दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको परिसीमन में अटकाना चाहती है। तो महिलाओं को सशक्त करें और वास्तव में उनको अधिकार दें तो वो अपना दायित्व निभाएंगे। और समाजवादी पार्टी में यह प्रक्रिया नेताजी से रही है कि महिलाओं की आवाज़ हमेशा सुनी जाती है। पर लगातार आरोप परिवारवादी पार्टी लेकर लगते हैं। देखिए, परिवारवादी पार्टी में अगर मैं बखान करने लग जाऊं तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा परिवारवाद तो कहीं नहीं है। और समाजवादी पार्टी हमेशा, अगर हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की भी बात करें तो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी रहे हैं। तो ये कहने की बातें हैं। और आज के दिन में जनता और हर पार्टी का कार्यकर्ता इतना सजग है कि वो अपना अधिकार मांगता है और अधिकार लेता है। बाकी अगर आप चुनकर आते हैं, मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य चुनकर आता है तो वो चुनकर आता है, जनता ने उसे पसंद किया है। हाँ, ये बात झुठलाई भी नहीं जा सकती कि अवसर शायद जिसके पास एक राजनीति पृष्ठभूमि हो उसको अधिक मिल जाता है, शायद जिसके पास धन या बल हो उसको भी अधिक मिल जाता है, लेकिन अंत में संविधान है और लोकतंत्र है। मैम, यही जो है ये समाजवादी पार्टी से इसके तार जुड़ जाते हैं। खैर, मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, और चूंकि इस मंच का भी नाम है कि मुद्दे की महापंचायत, तो मुद्दा ऐसा भी है कि अयोध्या राम मंदिर घोटाले के जो तार हैं उसमें पहले तो चंपत राय का नाम आता है, फिर उसके बाद अन्य लोगों का नाम आता है, अब उसके तारों को सीधे अखिलेश यादव से जोड़ दिया जाता है। इतना बड़ा झूठ। अभी भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, आपने जनता के भावनाओं को खेल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर यह कहा कि एक व्यक्ति जो आरोपी है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है और आपके एक बड़े नेता ने किया और उसने माफी मांगी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का हर नेता
आ करके उसको डिफेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं इस बात से बच रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से माफी मांगनी चाहिए। पहली बात तो उन्होंने आपने उनका नाम गलत लिया। दूसरी बात, जो लोग चढ़ावा दे रहे हैं, मेहनत के पैसे हैं, अपने भावना से भगवान राम के पास, मैं अयोध्या की हूँ, प्रभु राम के पास जाते हैं, चढ़ावा देते हैं, निरंतर उसमें चोरी हो रही है। आपने एसआईटी पे कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर की, एसआईटी घूम कर चली आई, आप गुनहगारों को छुपा रहे हैं। चंपत राय का रेजिग्नेशन आपने ले लिया। मैं पूछना चाहती हूं कि जो आपके बहुत पीएमओ के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं मिस्टर नृपेंद्र मिश्रा, क्या उनका वक्तव्य प्रधानमंत्री का वक्तव्य है और योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका वक्तव्य नहीं है? किस तरह की पार्टी है? और कोई भी ट्रस्ट, संविधान है, ट्रस्ट संविधान और सरकार के अधीन होता है। अगर उसमें गुनाह होता है तो आपको उस ट्रस्ट के हर व्यक्ति का रेजिग्नेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं, आपका ये दायित्व है। तो आप इस गुनाह को छुपा रहे हैं, निरंतर चोरी हो रही है, लोगों ने कहा है। और प्रभु राम आपसे भी पूछेंगे कि जनता आपसे पूछेगी कि ऐसा आपके वॉच पे हाउ डिड यू लेट इट हैपन। और अगर आप जानते थे, आपके अधिकारी भी वहाँ पर थे, अगर आप जानते थे तो फिर क्या उस पद पर बने रहने का आपका एक ज़मीन आपको अलाउ करता है? जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी आज रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो गया, आप पद पे बने हुए हैं, तो ये किस तरह की नेता है और किस तरह की सरकार है? बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जरूर लेना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के धरातल पर कौन से वो मुद्दे हैं जो आपको लगते हैं कि आज उन पर कार्य होना जरूरी है, और समाजवादी पार्टी यदि 2027 में सत्ता में वापसी करती है तो किन मुद्दों के साथ वापसी करेगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये हमारे आज के मुद्दे नहीं है। नेताजी जब आते थे तो हमेशा वो किसान की बात करते थे। सिंचाई मुफ्त होगी, दवाई मुफ्त होगी, शिक्षा मुफ्त होगी, साइकिल वितरण उनके समय से हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि आज की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 1 लाख से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, जिसमें बच्चों के लिए टॉयलेट्स नहीं हैं। आपके 12 लाख के करीब स्कूल हैं जिसमें बिजली नहीं है। आपने 25,000 स्कूल बंद कर दिए। आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालयों की फीस में 50% वृद्धि कर दी। तो आप शिक्षा कहाँ दे रहे हैं? महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, अभी मेरे ख्याल से मेंशन हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड। ये किस तरह का स्क्वाड है? डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रही है। आप खुद कहते हैं एनसीआरबी में कि हमारे आंकड़े बढ़ रहे हैं लेकिन हम अपराध रजिस्टर कर रहे हैं। हमें बताएं कि साइबर क्राइम्स में आपने कितने अपराधों का पंजीकरण किया और कितने आपने हल किए? 1090 आपने डिफंड कर दी। 1090 की कुछ लड़कियां काम करती थी, उनको आपने नौकरी से निकाल दिया। हम 1076, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये हेल्पलाइन थी, वहाँ के बच्चे तनख्वाह के लिए, थोड़ी सी वृद्धि के लिए बात कर रहे थे, उनको आपने गिरफ्तार करके इको गार्डन पहुँचा दिया। आपने सरकार को आउटसोर्स कर दिया है। ये सरकार जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल रूप से चल रही है। नौकरियां आप देना नहीं चाहते क्योंकि आप आरक्षण देना नहीं चाहते, तो इसलिए सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार आज कॉन्ट्रैक्चुअल सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार कॉन्ट्रैक्चुअल सरकार है मैम, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिस शिक्षा की आप बात कर रही हैं, वहां शिक्षा माफिया तब भी हावी हुआ करते थे, आज भी उतने ही हावी हैं। तब आयोग में एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आता है, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौन हो जाते हैं। ऐसे ऐसे नाम सामने आते हैं कि पूरी पूरी सूची रख दी जाती है। वही बात आज भारतीय जनता पार्टी रखती है कि समाजवादी पार्टी यदि सत्ता में वापस आएगी भी तो इस तरह के मुद्दे फिर धरातल पर आएंगे। तो जनता कैसे विश्वास करे कि ये भ्रष्टाचार या शिक्षा माफिया इन पर नकेल कसी जाएगी? आज के दिन में बहुत एक गंभीर मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्शा न पास होने की वजह से एक मोहम्मद आजम साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसमें 30 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है, करोड़ों रुपए उसमें लगे हैं। 25,000 बच्चों का भविष्य आज जो है धरातल में है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि नक्शा जो है वो रामपुर शहर में तो था ना, पंचायत के उसमें था, आप रेगुलराइज कर सकते थे। आपने क्यों 25,000 बच्चों के भविष्य को एक टारगेट ओरिएंटेड डिमोलिशन को लेकर के धरातल में जाया? जबकि आपके, अगर उनको नहीं पता, शायद मासूम सी सरकार है, तो एक लिस्ट हम दे देंगे कि आपके भारतीय जनता पार्टी में कौन से एमपीज और कौन से एमएलएज हैं और कौन से जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने जमीन कब्जा कर ली है, जिनके इंस्टीट्यूशंस कब्जा की हुई जमीन पर बने हैं। तो मापदंड एक रखिए। यदि आप न्याय की बात करते हैं, और मुख्यमंत्री जी की कुर्सी एक मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वहां सभी को न्याय मिलना चाहिए, तो आदेश तो सब तरफ होना चाहिए। और डू नॉट
mentally break a person by doing this sort of targeted, I would say, demolition. एक शिक्षा का मंदिर है, आप और भी कोई सोल्यूशन निकाल सकते थे या निकालना नहीं चाहते थे? निकालना नहीं चाहते थे, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन मैम, उत्तर प्रदेश में लगातार ये मुद्दे अब धरातल नहीं, लोगों की आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे बनकर रह गए हैं। आप, चूंकि आपकी छवि एक ऐसी है कि नारी सशक्तिकरण की बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी में कई लोगों को आपने एक बड़ा नेतृत्व दे दिया, कई लोगों को आपने नेता बना दिया, तो क्या लगता है आम जनमानस भी समाजवादी पार्टी में उतनी अपेक्षा कर सकता है जैसे आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी में करता है? देखिए, आम जनमानस अपनी हर सरकार से वही अपेक्षा करता है कि मेरी ज़िंदगी मुझे शांति से जीने दो, उसको उलझाओ मत, रोज़ 50 OTP मत मांगो, मेरे आधार कार्ड को कभी मेरी नागरिकता का आधार बनाते हो, कभी नहीं बनाते हो, कभी आप कहते हो कि SIR में आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे, कभी नहीं मान्य होंगे, कभी अपने पिता का रिकॉर्ड लाओ, दादा का रिकॉर्ड लाओ, SIR में नाम काटो। ये उपेक्षा आम जनमानस नहीं करता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, उनको नौकरियां मिले। नौकरियां हैं कहाँ? आज बच्चे जब डिग्री लेते हैं तो उनके मन में ये प्रश्न है, और वो प्रश्न हमसे करते हैं कि नीट की परीक्षा कैसे लीक हो सकती है, CBSE में इतनी बड़ी धांधली कैसे हो सकती है, और नीट की परीक्षा तो बड़ी परीक्षा है, आप नलकूप भर्ती का पेपर लीक कर देते हैं, मुख्य सेविकाओं की भर्ती का पेपर जो है कोर्ट में अटक जाता है, और मैं खुद जाती हूँ जब, तो वहाँ के अफसर कहते हैं कि हमने पैरवी के लिए डाल दिया है। तो ये जनता की अपेक्षा नहीं, हम जानते हैं 2012 में जब हमारी सरकार बनी थी बड़ी चुनौतियाँ थीं। अगर हम पोषण मिशन की बात करें तो लोग कहते हैं कि तब कुपोषण अधिक था। नहीं, कुपोषण आज अधिक है। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय सांसद जो अब मैनपुरी हैं, उन लोगों ने मिलकर एक तथ्य का सामना किया कि बच्चों का वेट लेना चाहिए, एक मातृ और शिशु सप्ताह चलाना चाहिए, हमें तथ्य मालूम चाहिए होने चाहिए, तब तो हम कुछ करेंगे। 1090 हम लाए, डायल 100, तकनीक को जोड़ना जिससे कि अपराध कम हो सके, वो हम लाए। 108 एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस, रानी लक्ष्मीबाई कोष, रानी लक्ष्मीबाई प्रकोष्ठ, ये इसकी स्थापना किसने की? आज अभी सड़कों की जाल की बात हो रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी सड़कें उत्तर प्रदेश सरकार में बनी, इसका आंकड़ा यहाँ पेश होना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप जनता के मुद्दे उठाएंगे। नेशनल हाईवेज की आपने परिभाषा बदल दी। मैं आज मानती हूँ कि हम बेटर कनेक्टेड हैं, लेकिन कितने बने? और कितनी सरकारी संपत्तियां हमने बेच दी, किराए पर दे दी, बड़े बड़े बिजनेसमैन को दे दी। HCL तो हम लाए, जहां आज भी 4000 लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहां लाए। IKEA का पहला जो स्थापना हुआ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उसमें हुआ, नेतृत्व में हुआ, तो बड़ा काम हमने किया है। सांसद डिंपल यादव जी से आपकी बहुत नज़दीकियाँ नज़र आती हैं मैम, क्या लगता है वही जब सांसद डिंपल यादव किसी मंदिर जाती हैं तो सब लोग बड़े ही प्यार से उस तस्वीरों को शेयर करते हैं, देखते हैं, वहीं सांसद डिंपल यादव जब किसी एक मस्जिद की बैठक में चली जाती हैं और विवाद हो जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उस पर कुछ बोलते भी नहीं हैं, ये बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है। तो समाजवादी पार्टी से इतने लीडर्स उस पर कमेंट करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मौन हो जाते हैं। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ना उनके मंदिर जाने पे, आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, वो सांसद हैं, एक सर्वशक्तिमान महिला हैं, वो मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, भगवान बुद्ध के दर्शन करने जाएं, हाथ में संविधान पकड़े, ये उनका निर्णय है। मैं क्या करती हूँ, ये मेरा निर्णय है, और जब मैं कुछ निर्णय करती हूँ तो वो अपने आप में खुद को अपनी बात कहने के लिए सक्षम है। समाजवादी पार्टी की वो सर्वमान्य नेता हैं, और ये बात सही है कि मेरी मेंटोर, या मैं कहूँ कि राजनीति में अगर किसी ने मुझे रास्ता दिखाया है तो उन्होंने दिखाया है। तो ये प्रश्न आम जनता के लिए भी बेमानी होनी चाहिए कि हम कहाँ जाते हैं, क्या पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, छठ करते हैं कि करवा चौथ करते हैं, ये हमारा निर्णय है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल जरूर लूंगा मैम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये देखा जाता है कि एक बूथ का कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकता है किसी भी विंग का, विधायक बन सकता है, MLC बन सकता है, मंत्री बन सकता है और मुख्यमंत्री भी बन सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में क्या ऋषभ सक्सेना ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, या कहीं से भी ये सोच सकते हैं कि वो भी समाजवादी पार्टी में नेता बन सकते हैं? यहाँ पर बहुत से लोग समाजवादी पार्टी में भी बैठे हैं जिन्होंने बूथ पर काम किया है, और जिन्होंने कोई चुनाव आज तक नहीं लड़ा।
उनकी प्रतिबद्धता, उनका कमिटमेंट, उनकी वफादारी, उनकी श्रद्धा है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में और नेताजी में, इसलिए वो काम करते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग होंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री वो बन गए। ये भी एक अपवाद है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इतनी बात कहकर उपलब्धता भी है कि एक सामान्य इंसान को आपने इतने बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया, और वहीं समाजवादी पार्टी में परिवारवाद की नीतियों को लेकर चर्चा रहती है। सामान्य परिवार की परिभाषा क्या होती है? हर आदमी अपना संघर्ष करता है। अगर मैं किसी पृष्ठभूमि से आती हूँ तो मेरा अपना संघर्ष रहा होगा, और कोई और किसी और पृष्ठभूमि से आता है तो उसका अपना संघर्ष रहा होगा। सबका संघर्ष उतना ही सम्मानित है। तो ये कहना कि वहाँ पर सामान्य परिवार के और हमारे गोरखपुर के मठ के हमारे योगी आदित्यनाथ जी आज मुख्यमंत्री बन गए, गोरखपुर मेरा ननिहाल है, तो सैफई से निकल के और भारतवर्ष की राजनीति में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखना हमारे रक्षा मंत्री नेताजी को आप कैसे परिभाषित करेंगे? आज भी कहीं आप जाएं, कुछ न कुछ नेताजी से जुड़ी कहानियां मिल जाएंगी, कुछ न कुछ आदरणीय अखिलेश यादव जी से जुड़ी कहानियां मिल जाएंगी। तो राजनीति में सबका अपना संघर्ष है, कोई किसी का संघर्ष बड़ा नहीं आंका जा सकता। समाजवादी पार्टी में उतना ही मुझे लगता है अवसर सबको मिलता है जितना भारतीय जनता पार्टी में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, सी न्यूज़ भारत के विशेष कार्यक्रम मुद्दों की महापंचायत पर समय देने के लिए। तालियों के साथ अभिवादन कीजिए जूही सिंह जी का। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार।